हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीपीएससी 101 की यूनिट 2, जिसका नाम है राजनीति क्या है, राज्य और शक्ति का अध्ययन। इस यूनिट के कुछ टॉपिक्स को हम अपने पहले के वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर जरूर देख लें। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे शक्ति के वैध उपयोग के बारे में और वैधीकरण पर मैक्स वेबर के विचार। वैधता राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय सरोकार, अवैधीकरण की प्रक्रिया और राज्य के प्रशासन के कार्मिक अभिजात वर्ग के बारे में। सबसे पहले आते हैं शक्ति का वैध उपयोग। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि शक्ति के वैध उपयोग का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि सरकार के पास जो शक्तियां हैं उसका उपयोग वो जनता के लिए करे। इसमें राज्य की शक्ति को विभिन्न तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है। यानी राज्य के पास जो शक्ति होती है, राज्य उसका कई तरीकों से उपयोग कर सकता है। दबाव शक्ति का एक रूप है और शायद समझने के लिए सबसे आसान है, लेकिन यह केवल एक ही प्रकार का नहीं है। तो यहाँ पर हमें यह कहा गया है कि जो दबाव है वो शक्ति का एक रूप है, लेकिन शक्ति सिर्फ एक ही प्रकार की नहीं है, इसके और भी प्रकार हैं। यदि तर्क और ज्ञान की ताकत के माध्यम से व्याख्याता छात्रों को अपने विचारों को बनाने में मदद करता है, तो ऐसा व्यक्ति एक प्रकार की शक्ति का प्रयोग करता है, हालांकि छात्रों की इच्छा के विरुद्ध नहीं। मतलब जब हम अपने तर्क और अपने ज्ञान के आधार पर अगर कोई व्याख्या करते हैं तो ये भी एक प्रकार की शक्ति ही है। इस बिंदु से अधिक सत्ता के सभी धारक उन लोगों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो अपने शासन के अधीन होते हैं, और जिस शक्ति को वह मिटा देते हैं उसकी सत्यता और न्याय में विश्वास रखते हैं। यानी सत्ता के जो लोग होते हैं वे शासन के अधीन होते हैं, लोगों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यानी जनता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं वैध शक्ति या अधिकार की एक ऐसी स्थिति में लोग पालन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करना सही है। तो यहाँ पर जो है जनता के बारे में कहा गया है कि जो जनता है वह उन वैध अधिकारों का उपयोग करना शुरू कर देती है क्योंकि जनता को लगता है कि ये करना उनके लिए सही है। सत्ता के हाल के एक विश्लेषण के शब्दों में वैध प्राधिकरण एक शक्ति संपन्न है। इसमें सत्ता धारक के पास
आज्ञा का अधिकार होता है और शक्ति का विषय एक आज्ञाकारिता का पालन करता है। अब आते हैं वैधीकरण पर मैक्स वेबर के विचार पर। तो मैक्स वेबर के अनुसार 3 प्रकार के वैधीकरण हैं, अर्थात 3 विधियां जिनके द्वारा शक्ति के क्षेत्रीकरण को उचित ठहराया जा सकता है। तो पहला प्रकार पारंपरिक वर्चस्व से संबंधित है। फलस्वरूप शक्ति उचित है क्योंकि सत्ता के धारक परंपरा और आदत के लिए अपील कर सकते हैं। अधिकार हमेशा व्यक्तिगत रूप से या उनके परिवारों में निहित होते हैं। दूसरा प्रकार है करिश्माई वैधता। नेता द्वारा प्रदर्शित असाधारण व्यक्तिगत गुणों के कारण लोग शक्ति धारक की आज्ञा का पालन करते हैं। तो अगर हम करिश्माई वैधता का मतलब देखें तो करिश्माई वैधता का मतलब है एक ऐसी वैधता जिसमें नेता को अपने पारंपरिक तरीके से वैधता मिलती है। तीसरा प्रकार है कानूनी तर्कसंगत प्रकार, यानी जिसे कानून में तर्क के आधार पर सही ठहराया गया हो। हमने ये 3 प्रकारों को जाना। तो पहले जो 2 प्रकार हैं वो एक व्यक्तिगत प्रकृति के हैं, जबकि कानूनी तर्कसंगत प्रकार एक प्रक्रियात्मक चरित्र को दर्शाता है। आगे देखते हैं। वेबर कहते हैं कि राज्य के सेवक द्वारा और सत्ता के उन सभी पदाधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है जो इस संबंध में उनके सदृश्य होते हैं, यानी जो सरकार या नेता होते हैं और जो सत्ता के पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा ही वैधता का प्रयोग किया जाता है। यह स्पष्ट है कि किसी भी प्रणाली में शक्ति धारक अपनी शक्ति को वैध के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, यानी जो भी शक्ति धारक है वो अपनी शक्ति को कानूनी तौर से अपनाना चाहते हैं। किसी भी राजनीतिक प्रणाली में नियमों का अनुपालन करने वाले केवल इसलिए होंगे क्योंकि गैर अनुपालन को दंडित किया जाएगा। मतलब अगर कोई सरकार और सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसे दंडित भी किया जाएगा। आगे देखते हैं। वैधता राजनीति जीवन का केंद्रीय सरोकार। तो ये वह कारण है जिनकी वजह से सी राइट मिल्स कहते हैं कि वैधता का विचार राजनीति विज्ञान की केंद्रीय धारणाओं में से एक है। राजनीति का अध्ययन उन तरीकों से केंद्रित होता है जिनके द्वारा सत्ता के धारक अपनी शक्ति को उचित ठहराने की कोशिश करते हैं और जिस सीमा तक वे सफल होते हैं। यानी जिन भी लोगों के पास वैधता होती है वो क्या करते हैं कि उनकी जो शक्तियां हैं उसे उचित ठहराने का काम करते हैं। शक्ति न्यायसंगत है और वह किस हद तक सफल होते हैं किसी भी राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है कि लोग मौजूदा शक्ति संरचना को उस कोटि के रूप में स्वीकार करने के लिए जांच करें और इस प्रकार दबाव से अलग समझौते पर संरचना बाधित होती है। यानी जब राजनीतिक प्रणाली का हम अध्ययन करते हैं तो उस समय हमें उसके अंदर
उपस्थित लोगों की शक्ति और संरचना का ध्यान रखना पड़ता है और उनकी कोटि को स्वीकार भी करना पड़ता है। अभिजातीय सिद्धांतकार मोस्का बताते हैं, किसी भी राजनीतिक प्रणाली का राजनीतिक सूत्र है, यानी कि जो वैधता है वो राजनीतिक प्रणाली का ही सूत्र है। आगे देखते हैं अवैधीकरण की प्रक्रिया। तो अगर हम अवैधीकरण का मतलब देखें तो किसी भी सरकार को वैधता ना देना ही अवैधीकरण कहलाता है। तो एक क्रांति अवसर एक ऐसी अवधि से पहले होती है जब संगठन के नियंत्रण विचार निरंतर आलोचना के विषय होते हैं। इसे अवैधीकरण की प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। अब इसमें हम एक मामला देखते हैं जो आधुनिक समय में वाइमर गणराज्य में हुआ, जब जर्मन आबादी के बड़े हिस्से ने लोकतांत्रिक शासन में विश्वास खो दिया और कम्युनिस्ट विकल्प के डर से हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को अपना समर्थन दिया। नतीजा यह था कि बिना संघर्ष के गणतंत्र का पतन हो गया। यानी जर्मन में पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, तो यहाँ के कुछ समुदाय ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना विश्वास खो दिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का समर्थन किया। इससे जर्मन में गणराज्य पूरी तरह खत्म हो गया और इसी तरह के कारणों का पूरे यूरोपीय महाद्वीप पर समान प्रभाव पड़ा। उदार लोकतंत्र की कई पश्चिमी प्रणालियों को उखाड़ फेंका गया और फासीवादी का अर्थ फासीवादी सत्तावादी प्रणालियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जैसा कि इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी में हुआ था। तो निष्कर्ष एक सामान्य अर्थ में यह होना चाहिए कि कोई भी विषय अपनी स्थिति को खो देता है क्योंकि वह अपने विषयों की दृष्टि में वैधता का आनंद लेना बंद कर देता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राज्य के प्रशासन के कार्मिक अभिजात वर्ग। तो हम अब तक की राजनीतिक समस्याओं के हिस्सा हैं। वह मुख्य रूप से इस तथ्य उपजी है कि राज्य शक्ति संरचित है या टूट गई है, इसलिए अलग अलग क्षेत्र में बोलना चाहिए। यानी हम जिस राज्य क्षेत्र में रहते हैं उसमें अगर राज्य के पास शक्ति खत्म हो जाए या उससे शक्ति छीन ली जाए तो हमें अलग अलग क्षेत्रों को एक साथ लाने के लिए बोलना चाहिए। विभिन्न ऐसे क्षेत्रों के विशिष्ट संबंध राजनीतिक प्रणाली द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिसके भीतर वह एक साम्यवादी राज्य की आंतरिक संरचना की तरह काम करते हैं। राज्य आखिरकार एक प्रशासन नहीं है, हालांकि राज्य का प्रशासन वाक्यांश का उपयोग किया जा सकता है। राज्य उन लोगों द्वारा संचालित संस्थानों का एक समूह है जिसके विचार और बुनियादी दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर उनके मूल और सामाजिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। यानी कि जो राज्य है वो उन सदस्यों का समूह है जिनके विचार और दृष्टिकोण एक जैसे होते हैं। तो J.A.C. ग्रिफिथ ने अपनी पुस्तक
द पॉलिटिक्स ऑफ द ज्यूडिशरी में अभिजात वर्ग के अर्थ को हाल ही के अध्ययन के संदर्भ में उदाहरण देकर समझाया है कि ब्रिटेन में व्यापक रूप में 5 पूर्णकालिक पेशेवर न्यायाधीशों में से 4 अभिजात वर्ग के उत्पाद हैं। तो इसमें बताया गया है कि ब्रिटेन में जो न्यायाधीश है उसमें कुल 5 लोग होते हैं, जिसमें से 4 तो अभिजात वर्ग के होते हैं और केवल 1 सामान्य वर्ग से होता है। एक राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति को उसके अभिजात वर्ग के विश्लेषण से अच्छा समझाया जा सकता है। यानी किसी भी क्षेत्र में जो राजनीतिक प्रणाली होती है उसकी प्रकृति को अभिजात वर्ग के विश्लेषण से ही समझाया गया है। आगे देखते हैं। मैक्स वेबर जर्मनी के राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति से बहुत चिंतित थे। वह एक मजबूत संसद के पक्ष में थे, जिसका मानना था कि वह नेताओं को तैयार करने और जिम्मेदार कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए एक पर्याप्त प्रशिक्षण का मैदान प्रदान करेंगे। यानी मैक्स वेबर कहते हैं कि हमें एक मजबूत संसद बनानी चाहिए, क्योंकि वह नेताओं को तैयार करने और जिम्मेदार बनाने का यह एक प्रशिक्षण मैदान का कार्य करेगी। तो मार्क्सवादी सिद्धांत इस मामले को अलग तरह से देखती है। वह राज्य के अभिजात वर्ग की प्रकृति को कम महत्व देते हैं। तो इसका जो कारण है वो ये है कि अगर राज्य में अभिजात वर्ग का दबदबा हो जाएगा तो वहां के क्षेत्र में जो निर्णय लिए जाएंगे वो सिर्फ एक समुदाय द्वारा ही होंगे, ना कि पूरे समाज के द्वारा। तो संरचनावाद सिद्धांत सरकार के सामाजिक ढांचे से उपजी बाधाओं पर जोर देते हैं, जिसके भीतर सरकार को काम करना होता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना बीपीएससी 101 की यूनिट 2 के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।